खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप इस वक्त हमारा ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ास मुलाकात। और आज की ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं जो मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से देखेंगे तो उनका एक मुनफरिद मकाम है, सियासी तौर भी, समाजी तौर भी। और जब मुल्की सतह पर देखते हैं तो उनका एक अलग निज़ाम है, एक अलहदा तौर पर वो चलते हैं, एक मुनफरिद मकाम रिया मुल्की सतह पर भी है। मेरी मुराद आज जो हमारे मेहमान हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत ज़रा जम्मू कश्मीर से करूँगा क्योंकि आपका रूट जम्मू कश्मीर है तो अच्छा वही रहेगा। बड़े इंतज़ार के बाद, तकरीबन 2-2.5 साल के वक्फे के बाद उस डॉक्यूमेंट को सामने रखा गया जिसे हदबंदी कहा जाता है। चूँकि आपका पहले भी कुछ एतराज़ात थे इस मामले को लेकर के, कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अब जिस तरीके से आया है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत उम्मीदें थी डिलिमिटेशन कमीशन की। उम्मीदें इसलिए थी कि बड़े अरसे के बाद हुई थी। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक कोशिश की थी उस वक़्त सीटें बढ़ाने की, 33 सीटें जो कैबिनेट में पास किया था, और साथ में डिलिमिटेशन भी उस कैबिनेट में हमने पास किया था। और जिस दिन मैंने वो बिल पेश करना था कैबिनेट के कुछ महीने के बाद, खुद ही मुझे पेश करना था वो बिल सीटें बढ़ाने का और कैबिनेट का अप्रूवल देने के बाद, तो उसके बाद डिलिमिटेशन टेक ओवर करती। बदकिस्मती से उस वक़्त हमारी जो 2 पार्टियां थी उन्होंने उसकी मुखालफत की। हालांकि आज वो पछता रहे होंगे क्योंकि हम आज तो टेलर मेड डिलिमिटेशन हुई है, तो उसमें सीटें बढ़नी थी और बिल्कुल कोई टेलर मेड नहीं होती, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका हिस्सा होती। तो इसमें एक बुनियादी गलती इस डिलिमिटेशन कमीशन में हुई कि जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन होता था उसमें हर पार्टी का कोई ना कोई नुमाइंदा होता था, और इस दफ़ा सिर्फ 2 पार्टी के मेंबर इसमें थे और उनसे भी कोई ज़्यादा पूछा गया नहीं। ख़ास तौर से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, मैं रूलिंग पार्टी की बात नहीं करता उनसे कितना पूछा गया नहीं पूछा गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी खाली इन्फॉर्म किया गया। लेकिन वो डिलिमिटेशन कमीशन के जस्ट इनवाइटी तक ही महदूद रहे, उनका डिलिबरेशंस में कोई हिस्सा नहीं रहा। और जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट निकली और अब पूरी निकली तो इसका कोट अनकोट में कहूँगा कि टेलर मेड है। टेलर मेड का मतलब है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। तो जो बुनियादी चीज़ें थी जिनको दिमाग में रखा जाता है डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन लोगों की सहूलियत के लिए होता है, लोगों को फ़ायदा हो, न कि पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो। पॉलिटिकल पार्टी का अगर फ़ायदा नुकसान हम देखेंगे तो फिर हिंदुस्तान में सब रूलिंग पार्टी के हिसाब से डिलिमिटेशन होंगी, फिर तो होगा। बुनियादी चीज़ देखी जाती है कि पॉपुलेशन देखा जाता है और एरिया देखा जाता है, और उसके साथ कंटिग्यूटी, क्या इकट्ठे कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक ही जगह है, फिर कंपैटिबिलिटी उसकी क्या है, और क्या बड़ी छोटी हो, कहीं कोई बड़ी होती है कहीं छोटी होती है, तो उस बड़ी छोटी का एक तकरीबन 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, बराबर 20 तो नहीं हो सकती, 19-20 का। वो तमाम चीज़ें इसमें से गायब है, चाहे आप लोकसभा की देखें या असेंबली की। ऐसा देखा है कि किसी का सर काट करके किसी की टांग पर लगा दिया है, और किसी का पाँव काट के किसी के कंधों पे सर के बजाय लगा दिया। तो मतलब उनमें कोई आपस में गठजोड़ नहीं है। वही मैंने कहा ना कि टेलर मेड इसको कहते हैं कि भाई इकट्ठे अगर आपने तोड़नी है तो इकट्ठे वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी क्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो बीच में 2-3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, फिर उसके बाद फिर पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ऐसा तो होता नहीं।
अच्छा आज़ाद साहब, जब हम कमीशन की बात करते हैं तो ये देखने को मिला कि कमीशन ने अपने एसोसिएट मेंबर से पहले बात की, उसके बाद वो ओपन स्पेस में चले गए, उन्होंने लोगों से भी बात की, इन्विटेशंस मांगे कि बताइए, एतराज़ात किया, और ये कहा जा रहा है कि 6000 से ज़्यादा दरख्वास्तें कमीशन को मिली थी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वन गो में ये सारा मुझे ये मिला, मैं पिछले दिनों जम्मू में था, श्रीनगर में भी था, तो जितने लोग मिले हैं उन्होंने कहा कि हमारी एक रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई है। तो वो ड्राफ्ट में था। अब हम सोचते थे कि अब चेंज फाइनल में करें, तो ये ड्राफ्ट में जो था वही फाइनल भी आ गया। खाली एक फॉर्मेलिटी थी पूरा करने की, वो पूरी की। तो जो ज़मीन पे लोग हैं उनकी कोई रिकमेंडेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक्सेप्ट रूलिंग पार्टी के किसी की कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इससे लोगों को नुकसान होगा, वोटर्स को नुकसान होगा, एमएलए को नुकसान होगा, क्योंकि उसे कहीं इस जगह पहुंचना है, फिर बीच में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के और कुछ गांव ढूंढने हैं, फिर उसके साथ तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको छोड़कर फिर चौथी जगह ढूंढना है। तो वो कोई फ़ायदा, इसका नुकसान, फ़ायदा तो होने का सवाल ही नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर आपकी हमेशा, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को एक लेवल पे लाना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, 19-20 का फ़र्क होना चाहिए। अभी तो 2 और 20 का फ़र्क हो गया, पहले 19-20 का था। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन 50,000 है और कुछ की 2 लाख, तो उसका मतलब उसकी तो 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन सकती। तो ये 50,000 वाली क्यों है और कहाँ है, और ये 2 लाख वाली क्यों है? तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए मैं शुरू में ही कहा कि टेलर मेड है, आदमी को जहन में रखा गया है कि कौन आदमी किस जगह है, तो उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। तो ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हमने पहली बार देखा कुछ रिकमेंडेशन जिसमें ये भी है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को एकोमोडेट किया जाए, कश्मीरी पंडित्स को एकोमोडेट उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कश्मीरी पंडित को नॉमिनेशन हो, बहुत अच्छी बात है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ को हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने ये भी लिख के दिया था कि क्रिश्चियन और सरदार सिख, उनकी भी आबादी है, लेकिन एक जगह नहीं है वो कि जहाँ से वो अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। यहाँ 5,000 है, वहाँ 10,000 है, वहाँ 15,000 है, तो उसका मतलब है कि उनका कोई नुमाइंदा कभी जीत ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जहाँ कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस्ड जो हमारे भाई साथी हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की जाती, नॉमिनेशन की बात की जाती, वहाँ सिख और क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी है, उनका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता, चूँकि आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपसे पहले भी कुछ लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो लगातार इस चीज़ को ध्यान में रखते थे जब अपर हाउस के लिए नॉमिनेशन हुआ करती तो ज़रूर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपर हाउस रखते थे, उसमें क्रिश्चियन और सिख आते थे, लेकिन अपर हाउस उड़ा ही दिया ना, इसलिए और भी अनिवार्य हो गया। हमारे वक़्त में हो या फॉरेन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में हो या किसी और मुफ्ती साहब के वक़्त में हो, क्रिश्चियन और सिख या कोई दूसरा माइनॉरिटी है उसको एडजस्ट करते थे। लेकिन चूँकि इस बिल में जो 5 अगस्त 2019 को कानून बना या बिल बना और यूटी बनी या उसके बाद अब स्टेट बनेगी, तो उसमें तो काउंसिल निकाल ही दी। तो जब तक काउंसिल थी तो उनको उम्मीद थी और मिलता भी था, लेकिन अब काउंसिल ख़त्म नहीं होंगी तो अब तो विधानसभा में ही उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये उसका भी ये उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। आज़ाद साहब, रूलिंग पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी मुल्क के अंदर है, वो लगातार ये बता रही है पहला मौका है जी जब हमने वीकर सेक्शंस को एम्पावर किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की है, एससीज़ को की है, एसटीज़ को की है, और स्पेशली वो जो 5-6 सीटें बड़ी रिजर्व कर दी है, जम्मू प्रोविंस में कुछ, कश्मीर में कुछ। मुझे कश्मीर और जम्मू प्रोविंस के इस भेद में नहीं जाना चाहता, स्टेट एक है, लेकिन ये कहना कि एसटी को एम्पावर किया, एसटी का मतलब हमारा गुजर बकरवाल, तो ये मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। उनके लिए 8 सीटें बढ़ाई है, जो 9 है वो गुजर बकरवाल के लिए नहीं है, वो तो वहाँ नहीं, बांडीपुर में के साथ वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक पूरा एरिया को, जैसे लद्दाख में चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो,
वो एरिया एज ए एरिया शेड्यूल ट्राइब है, तो वहाँ कास्ट और कम्युनिटी नहीं आता। इसी तरह से जो बांडीपुर के साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है गुरेज वाली, वो किसी एक रीजन और के लिए नहीं है, वो रीजन के लिए है। और चाहे वहाँ का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए या आदमी हो, वो एसटी है। तो वो तो गुजर बकरवाल वहाँ है भी नहीं, तो उनके लिए तो गुजर बकरवाल के लिए 8 रिजर्व की है। तो हमारी जो डिज़ाल्व्ड असेंबली थी उसमें 8 गुजर थे, सिटिंग 8 थे, मतलब लड़े तो बहुत सारे थे, 15-20 लड़े थे, लेकिन जो जीत के आए थे तो सिटिंग विधानसभा में तो सिटिंग 8 हमारे शेड्यूल ट्राइब के, बल्कि अगर शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से अब टोटल शेड्यूल ट्राइब गुरेज को मिलाकर 8 हैं। हमारी तो 14 सिटिंग एमएलए थे लद्दाख के। एम्पावर होने के बजाय नहीं, कम हो गया। कर दिया। हमारे तो लद्दाख के 4 थे और 8 गुजर हो गए 12, गुरेज वाला 13 और एक हिंदू एसटी फ्रॉम बनी, तो 14 तो थे, 14 से तो 9 पहुंचे। तो एम्पावर कहाँ किया? शेड्यूल ट्राइब की जो सिटिंग एमएलएज की संख्या 5 अगस्त तक थी वो 14 की थी, अभी 9 हो गई। और उसको भी शेड्यूल ट्राइब को अगर डिवाइड करो तो गुजर बकरवाल सिटिंग 8 एमएलए थे, अब रिजर्वेशन उनके लिए सिर्फ 8 ही है। तो कोई फायदा एसटी को नहीं हुआ, ओवरऑल एसटी को नुकसान हुआ। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, जो एससी है उनके इतने सालों से, कई दशकों से, 60 साल से, 65 साल से उनके लिए रिजर्वेशन है असेंबली में, वो साथ की साथ ही रही, बल्कि उनको डिप्राइव किया गया है। जैसे जैसे डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में एससी के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होती थी, अब एक भी नहीं है। तो दे हैव बीन डिप्राइव्ड एससीज। पहले तकरीबन 30-32 साल भद्रवाह रिजर्व थी, उसके अभी कोई 20-1 साल रामबन रिजर्व थी, ये तो हो गया चनाब वैली का हिस्सा। इधर रियासी कई साल रिजर्व रही, तो अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में कोई रिजर्व नहीं है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई रिजर्व नहीं है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई रिजर्व नहीं है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसका मतलब 4 डिस्ट्रिक्टों से आपने दलित को जहां 2 सीटों की रिजर्वेशन होती थी अब 0 कर दी। ये भी गलत बात। और ये हो गया एससी एसटी का मतलब। इसी तरह से राजौरी पूंछ एरिया, राजौरी पूंछ एरिया में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे वहाँ 7-8 सीटें हैं, उसमें इन 2 ही डिस्ट्रिक्ट में एसटी की 5 रिजर्व कर दी, तो बाकी कहाँ जाएंगे? नहीं तो नहीं, एक जगह है क्यों थे। मैं ये 8 होती, वहाँ से 2 निकाल के एक आध चनाब वैली को दी जा सकती थी गुजर बकरवाल, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन 4 डिस्ट्रिक्टों में होती और यहाँ कम हो जाता। एक और राजौरी पुंछ से निकाल के कठवा या जम्मू में दी जाती, यहाँ गुजर की पॉपुलेशन होती, तो क्या होता कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कुछ एरियाज़ में आपने उनको एससी और एसटी को डिप्राइव कर दिया है, मतलब उनको वंचित कर दिया है, और कई जगह आपने एक ही जगह सब एससी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रिज़र्व कर दी है। तो हमारे दूसरे जो नॉन एससी भाई हैं वो कहाँ से लड़ेंगे? एसटी के लिए आपने राजौरी पुंछ में ही कर दिए है, तो वो बाकी नॉन एससी या एसटी कहाँ जाएंगे? और आपने इधर जम्मू और कठवा, उधमपुर और पूरी चनाब वैली में एसटी कोई नहीं रखा, तो वहाँ के एसटी गुजर बकरवाल को आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसके पीछे क्या लगता है आपको? ये जो एक लाइन में सबको कर दिया, इसके पीछे आपको लग रहा है कि एक नहीं, कोई इसका लगता है कि ये कमीशन को या तो जोग्राफिया मालूम नहीं है, या हिस्ट्री मालूम नहीं है, या टेलर मेड है। आई एम सॉरी टू से,
ये कोई छोटा बच्चा भी ऐसे नहीं बना सकता कि कुछ रीजन को आप पूरी कम्युनिटीज़ को, SC ST को टोटल डिप्राइव करो और कुछ रीजन में उनकी आबादी से 4 गुना ज़्यादा अपलोड करो। ये कैसे हो सकता? तो यही तो कमीशन का काम है, जस्टिस टू एवरी सेक्शन, जस्टिस टू एवरी कम्युनिटी, वो नहीं होगा। अच्छा, अब जो ओवरऑल सीटें बढ़ी हैं, प्रोविंस जम्मू में बढ़ी हैं, कश्मीर में वो लोग नाराज़ है, कह रहे कि जनाब ना जोग्राफिया को ध्यान में रखें, जैसे आप बता रहे हैं, जोग्राफिया को तो ध्यान में रखें, हिस्ट्री को देखा गया। जिसने भी जम्मू कश्मीर का ABC जानता है तो अनंतनाग गूगल से तो चाइना और लद्दाख भी इकट्ठे लगेगा गूगल से, लेकिन दो अलग देश है, बड़ा बड़ा मामला है ये। नहीं, बड़ा अलग देश, दुनिया तो देश ही अलग है। आपको ऊपर से देखोगे तो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर इकट्ठे लगेगा, यहाँ सियालकोट के साथ और अमृतसर के साथ लाहौर लगेगा। तो आप कहें गूगल से देखना है कि प्रैक्टिकल देखना? तो इसी तरह से आप गूगल से आपको दिखेगा अनंतनाग और रजौरी पुंछ इकट्ठे, लेकिन फिजिकली बीच में तो ये पीर पंचाल है, और पीर पंचाल ही स्टेट को डिवाइड करता था जम्मू और कश्मीर के बीच में। तो अभी एरियल वोट डालने पड़ेंगे। समर में कनेक्शन है 4 महीने के लिए, लेकिन 8 महीने के लिए तो नहीं। अगर रजौरी पुंछ का MP होगा तो विंटर में उसको रजौरी ये अनंतनाग जाना होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या अनंतनाग का MP होगा उसे रजौरी पुंछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, तो उसको कश्मीर से एक दिन जम्मू आना है, नाइट हल्ट जम्मू रखना है, फिर दूसरे दिन इधर जाना, वाइस वर्सा। तो ये कैसे? इमेजिन करता है कि आप रामबन, डोडा, बानहाल किसको रखते तो चलो वो कंटिग्यूअस है, यहाँ तो कंटिग्यूटी का भी सवाल नहीं। आप इंटर प्रोविंस कर रहे हो और उसके साथ उसकी कंटिग्यूटी नहीं है, सो टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो लगातार वो अच्छा, इवन कश्मीर में भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, बारामूला की कहीं अनंतनाग, श्रीनगर से, श्रीनगर की क्या कहते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है, ये डिफाइंड थी इतने सालों से, किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी को शिकायत नहीं थी। 4 रीजन डिवाइडेड थे शुरू से ही कश्मीर के, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर। सेंट्रल कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नॉर्थ कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, साउथ की एक थी, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्टें बढ़ जाती कुछ थी, लेकिन एक थी। ये शेख अब्दुल्ला साहब से लेकर आज तक जितने चीफ मिनिस्टर और जितनी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर कांग्रेस से लेकर CPI CPM, तो किसी को आपत्ति नहीं। तो अब किसको आपत्ति आ गई? इस 75 साल में क्या हो गया कि आपने एक उधर एक रीजन की दूसरे रीजन में ठोक दी? अगेन कोई कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं। अरे ये तो ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं ना, लेकिन जब हम कमीशन के पेपर को देख रहे हैं, हम जी 1 यूनिट देखा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नहीं की है ना। मैं तो अभी बता रहा हूँ, एक 50,000 की है, दूसरे पे 2 लाख की है, 1.5 लाख का फर्क है। 70,000 की है और 1.5 लाख की है, 2 लाख की है, 1,30,000 का फर्क है। तो इक्वल कहाँ हो गया? इतना बड़ा गैप तो था नहीं ना। गैप हम सोचते थे कि कम हो जाएगा, गैप वाइडन हो गया। जी आजाद साहब, अब ये बताइएगा कि अब चूंकि अब रिपोर्ट हमारे सामने है, नेक्स्ट फेज में हम जाएंगे, अब वोटर फेरिस्तों की वो होगी, जांच पड़ताल होनी और आगे चुनाव। तो इसमें क्या हो गया, कैजुअलिटी जो होगी वो जनता हो गई। किसी रीजन भी हो, कश्मीर रीजन की हो, जम्मू रीजन की हो, कैजुअलिटी जो हो गई जम्मू, वो लोग हो गए, क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी पहुंच अपने MLAs तक मुश्किल होगी, कम हो जाएगी, और MLAs की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी। उसको गांव ढूंढने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये गेम प्लान सेट किया और उसके बाद कमीशन बनाया, ये जी एक प्रोविंस को पूरा फायदा पहुंचाना था, कि आपको भी लग रहा है कि कश्मीर को छोड़ जम्मू पर पूरा फोकस था? मैं प्रोविंस की बात नहीं, कश्मीर में भी नुकसान किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ लोकसभा की है, इससे तो कश्मीर भी तबाह बर्बाद हो गया। और जम्मू की तो ये जो दूसरी चीज़ें SC और ST की वजह से इम्बैलेंस हो गया। ST को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ST की पहले ज़्यादा सीटें होती थी,
और एसटी में खाली गुज्जर बकरवाल लें, जितनी उनको दी हैं उतनी उनकी सीटिंग होते थे, लड़ते उससे दुगनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे थे। अब वहाँ दूसरी जगह पे लड़ेंगे नहीं, अब वो कहेंगे जो इनके लिए तो रिजर्व हो गई है, मत दे दो वोट, तो वो उनका लड़ना भी कम हो जाएगा। पहले अगर 20 पे लड़ते थे, अब लोग कोई मना नहीं करता था क्योंकि रिजर्वेशन है। अब उनको 8 से बाहर लोग कहेंगे इनको मत दे दो भाई, इनको तो रिजर्वेशन मिल गई है, तो उनका नुकसान हुआ। तो जीत के तो पहले भी 8 आते थे, अब भी 8 आए, नहीं रुकेंगे वो। अच्छा ऐसा साहब, अब ये अगर चुनाव और ऐसी स्प्रेड थे हर रीजन में, तो वो भी कन्फाइंड हो वो गया। कन्फाइंड हो गए, ये 4 रीजन में। क्या आपको लगता है कि ये कंसोलिडेट किया गया वोट को ताकि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा मिले? कि रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू की बात करता हूँ, कोई एससी नहीं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई एससी के लिए रिजर्व नहीं है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं, रामबन में कोई नहीं, रियासी में कोई नहीं, 4 और 2 6 डिस्ट्रिक्टों में एससी की रिप्रेजेंटेशन है नहीं कोई, 10 डिस्ट्रिक्टों में। तो वहाँ के एससी कहाँ जाएंगे? और जहाँ ओवरलोड आपके क्या है, तो वहाँ के नॉन एसटी कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्कुल छोटी बात है, बच्चा भी दे सकता नहीं भाई, सबको हर डिस्ट्रिक्ट में ओवर रिप्रेजेंटेशन किसको मत दे दो, अंडर रिप्रेजेंटेशन मत कुछ दो। तो आप कह रहे हैं कि सब मिसमैच। अगर आज के दिन में अब चुनाव का बिगुल बजता है तो कैसे आप सियासत देखते हैं जम्मू कश्मीर? क्योंकि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, दिल्ली से आप देख रहे हैं, कश्मीर देख रहे हैं, तो कैसी पॉलिटिक्स आप देख पा रहे हैं कि हो सकती है अब ये उभरेगी जी आगे? देखें, ये तो मानना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की सियासत तो खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर तो एक प्ले ग्राउंड बन गया, फार्मूला का, लेबॉर्ट्री बेस्ट है। जैसे कोई स्टूडेंट, हम जब साइंस स्टूडेंट थे तो लेबॉर्ट्री में समय गुजारते थे, ये होगा तो ऐसा, तो ये एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री बन गई है, पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री। और इस पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री में रिसर्च होते रहेंगे और उससे पीछे हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। एक तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई कि उस पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो खींचतान हो रही है उससे बहुत नुकसान हुआ। मैं हमेशा कहता था, जब हमारी अपनी गवर्नमेंट भी थी और ये गवर्नमेंट भी थी, पार्लियामेंट में बोलता था कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट और आम बॉर्डर स्टेट नहीं है। राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है, गुजरात भी बॉर्डर स्टेट है, लेकिन वहाँ कोई एग्रेसिवली न पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का बॉर्डर। लेकिन ये जम्मू कश्मीर 2 कंट्रीज़ का बॉर्डर है और दोनों हमारे दुश्मन ममालिक, चीन भी और पाकिस्तान, और दोनों को दिलचस्पी है, एरिया से दिलचस्पी है। बिल्कुल, एरिया से दिलचस्पी। हमारे पाकिस्तान अगर है, लेकिन वो हमारे एरिया से कोई दिलचस्पी उसको गुजरात में नहीं है या राजस्थान में नहीं है, यहाँ वो रीजन में भी इंटरेस्ट है, लोगों में इंटरेस्ट है, चाइना को भी, और दोनों के पास हमारे एरियाज़ हैं, चीन के पास भी और पाकिस्तान के पास। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, हमारे एरियाज़ ऑलरेडी उन्होंने लिए। तो और वो बराबर उस इंटरेस्ट को जारी रखे हों, ये नहीं है कि एक दफ़ा उन्होंने ले लिया और उसके बाद खामोश, नहीं, बराबर 24 घंटे वो नज़र बनाए रखे। तो ऐसी सूरत में हम उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ तो ये पॉलिटिकल पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए थी। इंदिरा गांधी हमेशा ये कहती थी, नेहरू जी को तो हमने न देखा और न सुना, लेकिन उनके बारे में भी कहा जाता, लेकिन इंदिरा गांधी की तो मैं सरकार में रहा, वो हमेशा कहती थी कि ये जो रीजन्स है हमारे, जो बॉर्डर को, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर और पंजाब, अब देखें पंजाब पर भी नज़र है, तो वो कहती थी कि यहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स बाजी मत करो, पार्टी पॉलिटिक्स बाजी मत करो, पॉलिटिक्स करो, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, सबको लेने की कोशिश करो, उनको कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करो, क्योंकि लोग वहाँ के अगर साथ होंगे तुम्हारे, तो तुम्हारी फौज
मिनिमम भी होगी तो चलेगा, और लोग साथ नहीं होगी पूरी हिंदुस्तान की फौज तो मैं वहाँ बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा। तो इसलिए असली जो प्रोटेक्टर्स हैं तुम्हारे बॉर्डर के, वो वहाँ के लोगों को तुम समझो, फौज को मत समझो। फौज एक एडिशनल सप्लीमेंट करेगी, लेकिन असली जो जिम्मेदारी होगी वो लोग होंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे, और वो प्रो इंडिया हों तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा। अनफॉर्चुनेटली वो फोकस हट गया। मैं ये पार्लियामेंट में कई दफ़ा कह चुका हूँ, अभी हमारा पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा इन स्टेटों में हो गया। तो पार्टी पॉलिटिक्स से पार्टी बन सकती है, लेकिन देश को नुकसान। तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को कहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या नेशनल पॉलिटिक्स है? क्योंकि बीजेपी का देखें वो कह रहे हैं भैया वन नेशन वन सब कुछ है, इसलिए हम तो नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहने में ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं वन नेशन, लेकिन हमारी जो नेशन है ये डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट नेशंस, हमारी डिफरेंट रिलीजन है, हमारे डिफरेंट भाषाएं हैं, हमारी डिफरेंट बोलियां हैं, उनको सबको लेना, उनकी एस्पिरेशंस एस्पिरेशंस है, उनको नेशन का हिस्सा बनाने के लिए उनकी एस्पिरेशंस को ऑन बोर्ड लेना होगा। खाली हम जबाएंगे वन नेशन, लेकिन उनके जज्बात की कदर नहीं करेंगे, उनके जज्बात को ठेस नहीं लगेगी। नेशन दिल से बनते हैं, ज़बान से नहीं बनते। क्या आज़ाद साहब का ये मानना कि गवर्नमेंट जो क्लेम करती है दिल्ली में कि हम जी हम एस्पिरेशंस को लेकर चल रहे हैं और हर एक हमारे साथ बोर्ड पे है, वो नहीं है जी? उनकी नहीं है एस्पिरेशन कोई भी सरकार में, ये वन नेशन की कोई बुरी बात नहीं है, ये कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशन है, उनके जो जज्बात है कहीं के भी, वो कश्मीर जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो अंडमान निकोबार का हो, वो असम का हो, सिक्किम का हो, वो तमिलनाडु। आप खुद ही कह रहे थे ना जनाब, रेस्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले में जी जम्मू कश्मीर थोड़ा और सेंसिटिव, तो यहाँ पर और ज़्यादा फोकस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करने की। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशंस को लेकर सरकार चलाने में कामयाब होगी? अब वो आप सब पार्टी से पूछे, सब लोगों से पूछे। आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपने दिल्ली की पॉलिटिक्स देखी है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स बड़ी पॉलिटिक्स तो हम तो नेशनलिस्ट हैं, हम तो प्रो इंडिया, स्कूल से कॉलेज से प्रो इंडिया। अब इस उम्र में तो हमारी कोई अलग सोच हो नहीं सकती, लेकिन उन लोगों की जिनकी अलग सोच है उनको मेन स्ट्रीम में ला रही है। तो गवर्नमेंट फेल हो गई उनको मेन स्ट्रीम में लाने में? गवर्नमेंट को कोशिश और करनी चाहिए। किस हद तक कामयाब हुई है? जैसे हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद जो एक वाइट पेपर दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि देखिए हमने जी बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा लोगों की सोच बदली है, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, स्ट्राइक्स नहीं हो रहे हैं, फौज के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर जगह जी ऑल नॉर्मल, ऑल इज वेल, गुड गुड सारा है। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की नज़र में कैसा है इस वक्त जम्मू कश्मीर? कॉन्फिडेंस विन करने की बहुत ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस एक्शन से होता है, भाषण से नहीं होता। तो इस डिलिमिटेशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और खराब होता है, और खराब होता है, और खराब होता है, बिल्ड नहीं होता है, खराब होता है। अभी लेटेस्ट में अगर आप चुनाव होते हैं तो कहां पर किसको आप देख रहे हैं? किसकी बने, देखो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जाए, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से 100 गुना ज़्यादा। उसकी वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है। इलेक्टेड जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी अलग ड्यूटी है, ऑफिसर जो हमारे हैं उनकी अलग ड्यूटी है, जुडिशरी की अलग ड्यूटी है। लेकिन इस वक्त जिनका काम दफ्तर में है वो मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, एमएलए का काम कर रहे हैं। अगर हम कल को एमएलए और मिनिस्टर को कहें तुम सेक्रेटरी का काम करो, तुम डायरेक्टर का काम, तो चौपट हो जाएगा। तो वैसे ही आज चौपट है, क्योंकि इनकी एमएलए की बीजेपी का हो, कांग्रेस का, एनसी का हो, पीडीपी का, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो,
अपनी पार्टी का हो, किसी का लोन साहब की पार्टी का हो, किसी का, उनको अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद, लोगों के पहले 6 साल के बाद जाना पड़ता था, 5 साल, तो उनकी वो फिक्र रहती थी कि हमने वापस जाना है, अपना वाला रहे और साथ में और ऐड हो जाए। ये ऑफिसर को नहीं ड्यूटी है, उसको तो प्रमोशन अपने टाइम पे मिलेगी, आईएएस को अपने टाइम पे मिलेगी, केएएस को अपने टाइम पे मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, काम करेगा तो भी नहीं मिलेगी, नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा तो भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या मतलब है कि कोई आया है यहाँ मिलने? हमारे कोई संडे को भी मिलने आ जाता तो 2 सिक्योरिटी वाले भगा देते हैं। हम कहते हैं अरे अरे भाई उनको वापस बुलाओ, वो बेचारा वर्कर है, उसको संडे मंडे से क्या लेना। लेकिन अफसर को आप घर में मिल ही नहीं सकते, 5 बजे के बाद नहीं, वो दफ्तर में, घर नहीं मिल सकते। तो ऑफिसर कहीं का हो, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का, 10 बजे से 5 बजे जितना काम, चाहे वो 5% हो या 50%, उतना करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन को, एमएलए को 24 घंटे, जिस वक्त दरवाजे पे कोई आया वो उसको तैयार रहना चाहिए। इस एरा में अगर आज चुनाव होते, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अब क्या हो सकता है। 4 साल से पहले गवर्नर रूल रहा तो उसमें असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन में रही, फिर अब तो यूटी है। तो इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहे बीजेपी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, एक बड़ा रोल बनता है। नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है, ऑफिसर का रोल है। अभी तो ऑफिसर तो उससे क्या, अगर बीजेपी वाला भी है तो मैं उसको बता सकता हूं भाई मेरा ये काम है। आपका ये 100% नहीं करेगा तो 50 से कोई इलेक्टेड बनना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आज़ाद साहब ये भी बताइएगा ना, चूँकि आप कांग्रेस के भी काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी मशक्क़त आपने ग्राउंड पर की है, आज के दिन कांग्रेस को आप जम्मू कश्मीर में कहाँ पर देखें? आज चुनाव होता है, क्या जम्मू में आप सस्टेन कर पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे? क्या इनपुट्स है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली लोगों से मिल रहे हैं? अब देखो, कांग्रेस का तो हर जगह ठीक करने की ज़रूरत है, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या यूपी हो या बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन में टक्कर कहाँ पर आप देखते हैं, किस किस के बीच हो सकती है जम्मू कश्मीर में टक्कर? ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज टक्कर, अभी तो हम चूं चूं का मुरब्बा बन गया है, खिचड़ी बन गई है वहाँ। तो इसमें कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकती है कि मेरा पूरा स्टेट में होल्ड है और मैं स्टेट को स्वीप करूँगा। और ख़ास तौर से जिस तरह की ये और खिचड़ी पकी है, हाँ, इससे तो और डबल कन्फ्यूजन, पहले से ही कन्फ्यूजन था। 5 अगस्त 19 से ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, तो अब ये कन्फ्यूजन, महा कन्फ्यूजन इसमें आ गया। जिस तरह की ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी है, मुझे लगता है कि अभी जो भी कैंडिडेट लड़ने वाले होंगे तो उनको तो इलेक्शन जिस दफ़ा अनाउंस होगा उसके बाद तो 6 महीने का वक्फा होगा उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी समझने के लिए, नहीं ढूंढने के लिए मेरा एरिया कौन कौन है। मुझे नहीं लगता है कि वो 14 दिन में उस जिसको किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो उसको ये नहीं वो ढूंढ पाएगा मेरे कौन से गांव है मेरे का एरिया में। अच्छा साहब, क्या मैं मिसाल देता हूँ, डोडा की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी। डोडा 5000 का शहर है, इतना टॉप में, शहर के बीच में गली है, तो गली का राइट साइड एक कॉन्स्टिट्यूंसी और गली का दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी, और गली कितनी है? 6 फुट, जीप नहीं जा सकती, उसका मतलब है 4 फुट, 6 फुट तक तो जीप जा सकती। मैं एज चीफ मिनिस्टर भी गली में पैदल जाना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी। तो 4 फुट वाला इधर से मिल रहा हूं, उधर से वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, अरे तुम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, तुम्हारा एमएलए नहीं हूं मैं। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? ये तो हद है। मतलब 4 फुट पे मैं एक के दुकान में जाऊं या घर आऊं और इधर वाला दूसरी 4 फुट में मुझे दूसरी तरफ से बुला रहा, एमएलए साहब ये हमारे आए, कहेंगे मैं तुम्हारा एमएलए नहीं हूं, तुम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। मुश्किलें होंगी पैदा, ये इसमें बात सही है। लेकिन अब ज़रा मैं और इसको ज़रा और समेटना चाहूँगा, जो हमारा पीएचईडी है जिसको आपने बाहर से काफ़ी देखा है, क्या उनका कोई रोल आप दिख रहे हैं कि अब बन रहा है कि एक फोर्स के तौर पर वो उभरे, काम करें रियासत के अंदर? इज़ इट पॉसिबल कि वो एक झंडे तले लड़ सकते हैं चुनाव?
आपका एक्सपीरियंस? इतनी पार्टियां हैं, किसका क्या कहें। बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस दूसरी तरफ है, मैं जो उनका हिस्सा नहीं है। अच्छा, अपनी पार्टी तीसरी तरफ, चौथी तीसरी तरफ है, लोन साहब की चौथी पार्टी और कहीं पार्टी है, इंडिपेंडेंट और पार्टी है, और फिर ये एनसी और पीडीपी और सीपीएम अभी एक पार्टी है। तो इतनी पार्टियां हैं। अब इन सब पार्टियों को तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ने में लगेगा 1 साल, कि कहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, ढूंढो मेरे गांव जो थे वो कहाँ। सिंपल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए था इस वक्त एक कंटिग्यूटी। अगर कोई मेरा एरिया बहुत दूर है, क्या अब वो है नहीं ना। मैं आज के दिन में जो हमारे पास किताब है, अब इसी पे अगर चुनाव लड़ते तो क्या कोई रोल बनता है इन रीजनल हेड्स का कि एक साथ अगर वो आते हैं लड़ते हैं तो कुछ भला हो स्टेट का? मैं अभी नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि अभी इस डिलिमिटेशन के बाद फिर और कई रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं और उसका कितना रोष डिफरेंट सेक्शंस में होगा, लोकल सेक्शंस में होगा। मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा सोशल टेंशन होगा। अच्छा आज़ाद साहब, ये भी बताइएगा, बीजेपी एक दावा पेश कर रही है कि इस बार एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट उनकी होगी, एक बहुमत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आएंगी। इतना पॉसिबल आपको लग रहा है कि इतना ईजी है ये सारा कुछ? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये तो डिलिमिटेशन का थोड़ा बहुत मैंने आपसे गुफ्तगू की। अब ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी देख रहे हैं। 5 अगस्त के बाद लगातार हमारा कार्डर चेंज हुआ, ऑफिसर्स आ रहे हैं, कैसे आप देख पा रहे हैं? क्या जो कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जा रही है, जो हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ की कमी थी, 10 परेशानियां, अफसरों को एडिशनल चार्जेस थे, वो कहीं स्ट्रीमलाइन हो पा रहा है? नहीं, वो इसलिए नहीं हो पाया कि सबसे बुरे से बुरे समय में हमारे अपने ऑफिसर्स, वो जम्मू के हो, कश्मीर में हो, मैं उसमें बिल्कुल सब लोगों ने काम किया। तो जब 89 से लेकर 4 साल पहले तक उन्हीं ऑफिसरों ने वो मिलिटेंसी का मुकाबला किया, ऑफिसरों ने, वो पुलिस के ऑफिसर हों या दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के ऑफिसर हों, उन हालात में, आतंकवाद के हालात में, गोलियों की बौछार की छाँव में उन ऑफिसर ने काम किया। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू वाला हो, कश्मीर वाला हो। आज जब हालात सब ठीक है, आज पूरे देश से ऑफिसर लाने की क्या जरूरत है? अभी तो 80% 90% कमिश्नर, सेक्रेटरी सब बाहर के हैं। तो लोकल ऑफिसर जो होता है, कार्डर वाला भी हो, बाहर वाले भी जो पहले थे वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे, जे.एंड.के कार्डर था। लेकिन जे.एंड.के कार्डर का उसका मतलब एसडीएम से लेकर वो सेक्रेटरी कमिश्नर तक वहीं रहे हैं। सो दे आर एज गुड एज लोकल पीपल, क्योंकि उन्होंने एसडीएम से लेकर देखा कौन एमएलए है, किस पार्टी का है। तो पॉलिटिक्स में 90% जो समाधान होता है वो जान पहचान से होता है। अब जो बाहर से कोई यूपी से आया, बिहार से सेक्रेटरी, उसको मालूम ही नहीं है ये पंडित जी कौन है, ये मौलवी साहब कौन है। देहातों में इसी से काम चलता है। यहाँ का सबसे बड़ा आदमी कौन है, चाहे वो एमएलए एमपी ना हो, लेकिन किसकी पोजीशन है, मुझे समाज में ठीक करने में मौका, वो उसको खाली मालूम है मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लेना, टाइम निकालना, कोई पता नहीं। यानी तो ये एक ब्लंडर थी। बाहर के ऑफिसर लाकर जिनका कोई डोमेन एक्सपीरियंस नहीं हो, ज्योग्राफिया मालूम नहीं हो, हिस्ट्री मालूम नहीं हो, हुज हो मालूम नहीं हो, लोग मालूम नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स कौन हैं उनके बारे में मालूम नहीं है, किसका कितना इन्फ्लुएंस है, कितना मदद कर सकता है आपको समाज को ठीक करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने जी, ये मालूम नहीं है। खाली है कि भाई ऑर्डर करो, मैं ऑफिसर हूँ, मैं सक्षम हूँ लाठी चार्ज के लिए। तो वो नहीं है। ये सिस्टम क्यों किया है? सिस्टम जो ये बनाया गया है कि आपका
उसी स्टेट के अगर नहीं हो दूसरा है, लेकिन वो ग्राउंड से आता तो एक सिस्टम बन वहाँ लोकल वाला भी ग्राउंड से आता है। भी आज़ाद साहब का ये मानना कि जो है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला मामला था वो यहाँ पर अब आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफिसरों तक पहुंचा खत्म कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन दे बिलोंग टू। दैट मीन्स हमें आप ऑफिसरों पर क्या हम कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ये जो एलजी साहब आज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो बात हो रही है कि देखिए पुरानी गवर्नमेंट्स को आप खंगालिए और हमारे 10 ईयर को देखिए, सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं जी। पुराने तो सिर्फ वादे थे, नारे थे, बाकी कुछ भी नहीं था। अब ये लोगों से पूछिए कि पुराने प्रैक्टिकल थे कि आज के वादे हैं। ये इस पे मैं नहीं जाऊँ, वो मुझे मेरे ख्याल में लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रैक्टिकल कब था और थ्योरेटिकल कब है। वो कह रहे हैं कि देखिए पावर, अगर हम सिर्फ पावर सेक्टर की बात करें तो सिर्फ बातें हो रही थी, अब तो हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं अपनी। और आपको बताऊं कि इस साल जितना पावर कट, और रमज़ान में भी पावर नहीं था, ये पहली दफ़ा 75 साल में हुआ। मिसमैनेज हुआ या अब जो वो जाने चीज़, सवाल तो आपको केक खाने से, केक है उसका कोई मतलब नहीं। अगर बिजली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सहरी के वक़्त और इफ्तियार के वक़्त कश्मीर में बिजली जाते नहीं देखा, किसी का भी हो, वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, पीडीपी की सरकार क्यों नहीं हो, एनसी की सरकार क्यों नहीं हो। नहीं, ये 2 वक़्त तो सवाल ही नहीं। और इस वक़्त मैं खुद देखने के लिए 2 दिन गया रमज़ान में, सहरी के वक़्त भी उड़ गई और इफ्तियार के वक़्त भी उड़ गई। तो ये बिजली का अगर ये दावा है तो ये उसका एक नमूना है। और सब मैं ये बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट हुए हैं, जो बन रहे हैं, ये सब मेरे वक़्त में हुए। मैं इसीलिए आपसे ये जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर जो वो और मेरे, हम दोनों के बीच में ये कॉरपोरेशन भी बनी थी और ये सब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई भी हुए थे कितने हैं। उसके अलावा एक अलग भी नहीं बना। हाँ, इतना फ़र्क पड़ा कि उसके बाद किसी ने इसको फॉलो अप नहीं किया। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है, इससे गुलाम नबी आज़ाद साहब कितना पॉजिटिव मान रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, रोज़गार के मौके खुलेंगे, अब बड़ी चीज़ें बेहतर होंगी? क्या देखो, जितना बताया गया है, अगर इसका 1/10 भी आएगा तो अच्छा होगा। मैं हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, अच्छी बात है। और उसके लिए माहौल स्टेट का सबसे पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो रहेगा और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बता रहे, उसमें लोगों का रोल भी रहता है, शांति रहे, अमन रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की, जहाँ तक मैं एज चीफ मिनिस्टर जब था इस कंक्लूजन पर पहुँचा था, कुछ तो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। एडिड अबेटेड पाकिस्तान हो रहा, सब कुछ करता है, लेकिन उसका शिकार जो होते हैं मोस्टली अनएम्प्लॉयड यूथ होता है। हमने बहुत सारे यंग बच्चों को, मैं तब पुलिस को बताया था कि कुछ लोगों को आप जिंदा पकड़ दो और इंट्रोगेशन का मुझे रिपोर्ट दे दो। तो बहुत सारे लोगों का इंट्रोगेशन, मेरी 5 बहनें हैं, शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए खाना कहाँ से लाएं। उधर से भी, पाकिस्तान से भी ऐसे ही लोग हैं जो वहाँ से भेजते हैं, इधर भेजते हैं, उनको देते हैं ये 2000 रुपये देंगे तुम्हारे घर वालों को तुम बनो, क्योंकि जो जिनकी बहन की शादी नहीं हुई है, बूढ़े माँ बाप हैं, रोज़गार नहीं। तो इस तरफ के हों या इस तरफ के हों, वो सब बेकारी और बेरोज़गारी के मारे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ कमिटेड नहीं है, बहुत सारी कमिटेड हैं, लेकिन बहुत सारे जो इस बेकारी और बेरोज़गारी की वजह से जाते हैं, उनको तो हम बचा सकते हैं। तो अभी तो हमें 2 का मुकाबला करना है। एक मोटिवेटेड वंस, चलो उनका सिक्योरिटी फोर्सेस मुकाबला करती है, लेकिन ये मारते हैं तो ये इनका गुनाह भी है कि भाई बेचारे ये मोटिवेटेड नहीं हैं, लेकिन ये गुर्बत की वजह से बने हैं, तो कम से कम इनको तो हम कम कर सकते हैं। और उसकी वजह है क्योंकि जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कश्मीर ज़्यादा ही, लेकिन जम्मू भी उसका हिस्सा है। और जब मैं जम्मू को तब बोलता हूँ तो जम्मू को मतलब जम्मू शहर नहीं है, जम्मू का मतलब है रजौरी, पुंछ है, कठवा है, उधमपुर है, रियासी है, चिनाब वैली है, ये निगलेक्टेड एरियाज़ है। यहाँ कोई जम्मू का तो हमारा माता वैष्णो देवी की वजह से बहुत अच्छा है,
गुजारा होता है, टैक्सी भी, होटल भी, रेस्टोरेंट भी, दुकानें भी चलती हैं। लेकिन बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के, उनके कुछ नहीं है, उनका भी हाल बहुत बुरा है। तो मैं जम्मू का जब कहता हूँ तो जम्मू रीजन की बात करता हूँ। तो इन एरियाज़ में या कश्मीर एरियाज़ में कोई हमारा उद्योग नहीं है बाकी कंट्रीज़ की तरह कि कोई बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें हज़ारों के लोग नौकरी लग रही। फिर ये एंड है, कॉर्नर है। अभी दिल्ली में आधा बिजनेस इसलिए चलता है कि इधर पंजाब हरियाणा से पूरे बम्बई तक जाते हैं, बम्बई से पूरे इधर तक जाते हैं लोग, ट्रक है, ये है, गाड़ियाँ हैं, सामान आता, वहाँ तो वही जाएगा जिसको जम्मू कश्मीर जाना है। और जम्मू कश्मीर 2 ही चीज़ के लिए जाता है, या तो यात्री हमारे हिंदू भाई जाते हैं, या हालात ठीक हों तो सियाहत जाते हैं। लेकिन वहाँ की कोई असली इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट आ जाए अच्छी की गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उसके लिए खाली ये इतना काफ़ी नहीं है, उसके लिए कंड्यूसिव हालात जम्मू कश्मीर में, ये दूसरे जो चाहे हमारे अमरनाथ यात्रा जाते हैं लोग, उससे भी फ़ायदा मिलता है, घोड़े वाले को, टैक्सी वाले को, टांगे वाले को, डायरेक्टली सारे लोग, सब लोगों को फ़ायदा मिलता है। माता वैष्णो देवी की वजह से तो 365 दिन चला रहता। लेकिन इन दोनों जगह के लिए भी जम्मू कश्मीर में एक कंड्यूसिव हालात, एक अच्छा माहौल बनाने की पॉलिटिकल, तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट का फायदा दे सकते, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये पर्यटन भी जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए, और उसके लिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, मुल्क के जो हालात आज हैं, क्योंकि आप वेटर्न पॉलिटिशियन हैं, आप लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, और आपकी तकरीरें आज भी मुझे याद आ रही हैं जब इस मुद्दे पर होती थी। कैसे देखते हैं आज के दिन मुल्क के हालात को? जब मैं हमेशा इम्पार्शियल रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में भी बोला हूँ, ये एक लाइन नहीं है कि भाई ठीक है हम अब कांग्रेस में है तो अपोजिशन हर चीज़ का बीजेपी का विरोध करना है या दूसरी चीज़ का। जो अपोजिशन, जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी सराहना, तामीर हो तो सबसे अच्छी बात। हाँ, और लेकिन जो ठीक नहीं करते हो उसका उतना ही विरोध भी करो, और अपने भी जहाँ हमारी गलतियाँ हैं उसको भी मान लो। कंट्री में ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करते। प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा स्लोगन है, सबका साथ सबका हाथ, लेकिन क्या वो जमीन पे है? बहुत अच्छा है स्लोगन, पीएम ने बहुत अच्छा दिया है, उसकी सराहना हम सर्वन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जमीन में रिफ्लेक्ट हो। जमीन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बिल्डोजर उसकी निशानी है, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। बिल्डोजर पॉलिटिक्स एक सबका साथ सबका हाथ सबके विश्वास के खिलाफ है। ऐसी कई मिसालें हैं। लिंचिंग उसके खिलाफ था और बिल्डोजर आज उसके खिलाफ। ये दोनों चीजों का मिसमैच। ठीक है पीएम नहीं बिल्डोजर चला रहे हैं, लेकिन जो स्टेट चला रही है, जहां चल रही है, उसको रोकने वाला भी तो कोई नहीं है ना। इससे बड़ा सोच कोई अच्छी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि आपने पहले 5 साल में कहा था सबका साथ सबका विश्वास, सबका हाथ सबका साथ, फिर सबका विश्वास जोड़ा। लेकिन उसमें बिल्डोजर भी आ गए, उसमें ये बुरका भी आ गया, उसमें कोई न कोई नई चीज़ हर 3 महीने के बाद आती है। तो वो मिसमैच। अच्छा, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की खामोशी जो है इन सभी मुद्दों पर, वो इसको हवा दे रही है। मैं वही तो बता रहा हूं कि मिसमैच है। तो हमेशा कहनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जब कहनी में और करने में अंतर हो तो विश्वास टूट जाता। तो आपका ये मानना कि गवर्नमेंट के हाईएस्ट चेयर से जो स्लोगन गया वो सिर्फ स्लोगन तक है? दैट शुड बी लॉ, दैट शुड बी हाईएस्ट से जो आए, दैट शुड बी द लॉ। लेकिन वो है नहीं, उल्टा है। ये फ्रैंकली बताता हूं, पीएम का बहुत आदर करता हूं, उनके स्लोगन की आदर करता हूं, लेकिन अफसोस है कि वो स्लोगन
इम्प्लीमेंट नहीं होता, उल्टा होता उसके, और फिर एक्शन नहीं होता उस पर। अच्छा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और गुज़श्ता दिनों यूएन की तरफ से एक डिटेल आई है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। सरकार अपने तरीके से एक डिफेंड मोड पर है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ कहा गया यूएन की तरफ से वो सही है, या जो सरकार आंकड़े देना चाहती है वो सही है? क्या कुछ आपको लग रहा है? जहाँ पर उन्होंने कहा कि डेथ रेट सबसे ज़्यादा जी भारत के अंदर 1/3 जितनी दुनिया में डेथ उसमें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर हुई, और वो भी अनकाउंटेड है जी, जिस पर राहुल गांधी WHO का कहना जी। अब इस पे अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये कल से ही शुरू हो गया है, इससे मालूम करना पड़ेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, और जितना हमारा हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है, तो उन कंट्रीज से बेटर हुआ है कि जो हेल्थ पे बहुत स्पेंड करते हैं, या बहुत छोटी कंट्रीज़ है यहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूँ, उनके अपने भी डॉक्टर हैं, हमारी तकरीबन 80-85 हज़ार डॉक्टर वहाँ काम करते हैं। उनका आधुनिक सिस्टम है, आबादी हमसे 1/4 है, तो वहाँ तो बिल्कुल लग रहा था कि कुछ हेल्थ सिस्टम ही नहीं है। या तो उसके हिसाब से अगर हमारा साइज़ देखो, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हेल्थ पे हमारा इन्वेस्टमेंट देखो, हमारी डॉक्टरों की संख्या देखो, तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वो जो आतंक मचना चाहे था वो नहीं हुआ। अब ये डिस्प्यूटेबल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा फ़र्क होगा। ये तो एक एस्टिमेट है। हाँ, ये है कि हेल्थ उससे बेटर हो सकता था, लेकिन हमको अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन पे देखना, पॉपुलेशन एंड रीजन, हमारी रीजन कितने हैं, गांव कितने हैं जहाँ तक डॉक्टर पहुँच ही नहीं सकता, जहाँ तक आज भी गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी पहुँच नहीं सकती। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि देहात में कम हुआ, अगर ये देहात में जाता तो करोड़ों लोग साफ हो जाते, क्योंकि आज भी वहाँ ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली देखेंगे, और दुनिया के छोटे देश और बहुत आधुनिक देश हैं, अमीर देश हैं, तो फिर हम काफ़ी बेटर हैं। एक आखिरी चीज़, चूँकि आप काफ़ी सीनियर है, बस आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या कांग्रेस कभी रिवाइव कर पाएगी? देखो, क्यों नहीं रिवाइव कर पाते, कुछ भी रिवाइव हो सकता है। अभी जिस तरीके से चल रहा है, जो सिचुएशन है, कहाँ पर आप देखते हैं, आपका ज़ाती व्यू क्या है इस बारे मामले में? अभी पॉलिटिक्स के बारे में और गांव पार्टी के बाहर नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, प्रशांत किशोर आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, बड़ी खबरें आई बाहर, फिर वो चले गए, कह रहे हैं जनाब मैंने तो बताया था, ऑफ द रिकॉर्ड उसने बड़ी चीज़ें बता दी, ऑन रिकॉर्ड भी बड़ी चीज़ें बताई। तो उससे ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस आला कमान जो है वो अभी इस मूड में नहीं है कि वो रिवाइव करना चाहती है, वो चल रहा है जैसे लेट इट गो। क्या आज़ाद साहब भी ये देख रहे हैं कि बस यही है जी, क्या करें, अब सिस्टम यही है तो चलने दें? सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। एक सिस्टम चल जाता है, जब वो सिस्टम फेल हो जाता है, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये मिसाइल 1 किलोमीटर से ऊपर जाता ही नहीं, वापस आ जाता, तो फिर हमें देखना होगा कि उसमें कहाँ कमी रही, क्या वो बनाने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो नाकाबिल है, तो दूसरी टीम खड़ी की जाए साइंटिस्ट की। ये वो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी चिंतन शिविर होगा उसके बाद मैं ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता सकता हूँ कि कुछ उम्मीद है कि नहीं है। लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी का होना इस देश में बहुत ज़रूरी है, 2 नेशनल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, और 2 नेशनल पार्टीज़ यहाँ हमेशा रही। पहले कांग्रेस नेशनल पार्टी तो सभी आज अपने आप को कहती हैं, एक क्राइटेरिया होता है उसको, लेकिन जिसका रियली नेशनल प्रेजेंस हो,
हर स्टेट में कोई ना एमएलए हो, नहीं कार्डर नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो हर लेवल पे। तो ये तो हकीकत है कि आज भी चाहे कितने नेशनल पार्टी के एक स्टेट, चाहे एक पार्टी रीजनल पार्टी ने स्वीप की हो, लेकिन 30 पार्टी में उसका कोई नाम निशानी नहीं हो, सरपंच भी नहीं हो, तो उसको आप नेशनल प्रेजेंस नहीं कहेंगे। आज ये हकीकत है कि दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। चाहे बीजेपी की प्रेजेंस ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ही एक दूसरी पार्टी है कि जिसकी हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई इलेक्टेड लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्टी के लोग हैं, और वो देश के लिए ज़रूरी है। वरना क्योंकि रीजनल पार्टी, हम बीजेपी से कितनी लड़ाई करें, बीजेपी हमसे कितनी लड़ाई करे, लेकिन एक चीज़ तो है कि कुछ नेशनल इश्यूज़ पे तो हम एक, नेशनल इश्यूज़ का एक है, मतलब देश की एकता है, अखंडता है, देश को मजबूत होना चाहिए। देश की फॉरेन पॉलिसी में बाय 90% तकरीबन हम एक ही है। हमारे देश की इंटरनल पॉलिसी पे तकरीबन हम मतलब एक ही पॉइंट पे हैं, देश को कैसे, इसकी सीमाओं की रक्षा कैसे करने, ऑलमोस्ट 100% एक है। लेकिन रीजनल पार्टीज़ का एक अपना दृष्टिकोण होता है, तो वो अपने हिसाब से अपने रीजन से सोचते हैं। इस पर एक बड़ा ज़मीनी सवाल है, इसलिए इतने हिंदुस्तान को जो चारों तरफ से घिरे हैं, हमारे दूसरे देशों से कुछ दुश्मन देश हैं, कुछ नीम दुश्मन हैं, कुछ दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में हैं, तो वहाँ के लिए एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एक नेशनल सोच। तो आपको लगता है कि कांग्रेस वो एक दासरा है। अच्छा, और जमहूर लोकतंत्र में एक पार्टी कितने साल, हम कितने साल रहे, लेकिन हमको 77 में जाना पड़ा, हम 80 में आए, 89 में जाना पड़ा, हम 91 में आए, 96 में हमको जाना पड़ा, और 96 से 2004 तक 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, 3 पार्टियां बदल गई, हम फिर 10 साल आए, फिर बीजेपी आए। बीजेपी कभी कभी तो अब हयात तो नहीं पिया है कि हमेशा रहेंगे, दूसरी पार्टी आएगी। अब ये दूसरी पार्टी, रीजनल पार्टी, 20 पार्टियों की सरकार आए या एक पार्टी की आए, तो एक पार्टी वाली इज बेटर चॉइस। मैं उसी पे आ रहा था, जो आज एक हवा बन रही है कि थर्ड फ्रंट, जो शायद मेरी नज़र में कहीं पर अभी है नहीं, लेकिन एक हवा बनाने की कोशिश है, साउथ से किसी को लें, बंगाल से किसी को ले, उधर से ले, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बनती है, लेकिन मजबूरी होती, वो चलती नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया तो, बट दैट वाज नॉट द आइडियल सिस्टम। हमने चलाया, इट वाज नॉट आइडियल सिस्टम। द आइडियल सिस्टम इज, द बेस्ट सिस्टम इज सिंगल पार्टी। आप चाहे उसमें दूसरे लोगों को मंत्री ले लो, बहुत अच्छी बात, एडजस्ट करो, कोई बुरी बात नहीं है कि आपके पास अपनी मेजॉरिटी हो, लेकिन आपको ये है कि अगर ये नहीं करोगे तो मैं सरकार से बाहर जाऊंगा, वो वाला धमकी वाला सिस्टम नहीं होगा, मैं निकल जाऊंगा, सरकार गिर जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। फिर इंसान की जो सोच है वो केंद्रित रह जाती है खाली बचाने में। वो आपका बॉर्डर मिस हो जाएगा, आपकी अटेंशन बॉर्डर पे मिस हो जाएगी, आपकी डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, आपके ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ नहीं रहेगा, इसी में रहेगा कि भाई बचाते रहो, बस वो चेस खेलते रहो, ये घोड़े को आगे करो, पीछे करो, ये जा रहा बादशाह, वो बन रहा है, उस बादशाह को, वजीर को इसका मार दो, तो वो चलता नहीं। तो इसलिए कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है वो खाली अपने आप की जिम्मेदारी है नहीं है, ये एक नेशनल जिम्मेदारी है, और नेशन ने उसको ये स्टेटस दिया है। इससे पहले ये स्टेटस हमसे छीन के कोई दूसरा ले, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो कांग्रेस को चाहिए कि आपकी मीटिंग है उसमें कुछ निकल कांग्रेस को आपने रीअसर्ट करना चाहिए। कांग्रेस का रीअसर्ट करना आसान है, क्योंकि हिस्ट्री रही है, आजमाई हुई पार्टी है, हर रीजन में इसकी प्रेजेंस है, फेथ है, और एक चीज़ है कि बाइस नहीं है, इक्वली ट्रीट करती है सबको। ये सबसे बड़ा ज़रूरी है कि सब रीजन में और सब रिलीजन में फेथ होना, ये बहुत ज़रूरी बात है।
तो लेकिन अपने आप पर फेथ होना चाहिए पहले, वो अभी नजर नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल नबी आज़ाद साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। सामीन, आज की मुलाकात में बस इतना ही। डिकोड कर रहे थे हम इलेक्शन कमीशन जो तैयारियां हो रही हैं जी चुनाव के हवाले से जम्मू कश्मीर में, और जो हदबंदी हमारे सामने मुल्क की सियासत पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नासिर।